Good afternoon, all of you. Welcome, welcome. Hi Mohit, hi SK, ASPR. Hello, how are you all? एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आता हुआ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है या घबराहट हो रही है? गुड आफ्टरनून वाले एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए अब धीरे धीरे। हाँ, गुड। घबराहट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बेटा, क्लास ड्रॉपर्स के लिए सूटेबल है, बिल्कुल। मीडियम फीलिंग है। नहीं, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखो। अपने आप को ऐसा इल्यूजन, मतलब इल्यूजन नहीं, पर ऐसा कॉन्फिडेंस दो कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी है, मेरी तैयारी अच्छी है। जैसे वो 3 इडियट्स में बोलता है ना, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। वैसे आप खुद को बोलोगे ना कि मेरी तैयारी अच्छी है, तो डेफिनेटली आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स होगा, ईजी होगा, और समझ में आएगा कि हाँ मेरी तैयारी एक्चुअल में अच्छी है। ठीक है, कोई एक दो चीज़ें शायद मुझे कम आती होंगी, बट स्टिल आपका कॉन्फिडेंस अगर बढ़ेगा, आपका दिमाग अगर शांत रहेगा, नेगेटिव विचार नहीं लाएगा, तो आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा होगा। चलो फटाफट से बता दो, आवाज़ और वीडियो ठीक आ रहा है क्या सब कुछ? फिर स्टार्ट करते हैं अपन आज का लेक्चर। जल्दी से बताना। यस यस यस, ओके। हाँ, किंग और जैक से मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज अपन पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जो बच्चे आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं अपन को, आई एम नितेश जाखड़। आई एम बीटेक फ्रॉम IIT दिल्ली। माई ऑल इंडिया रैंक वॉज 1161 इन JEE 2003। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू अमेजॉन अकेडमी। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं लाइव क्लास को मैक्सिमम बेनिफाई करने के लिए। क्या? ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम, वॉच द कंप्लीट लेक्चर, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है। प्रीवियस क्लास की टॉपिक रिवाइज करते जाओ साथ साथ। बी पोलाइट विद योर पीयर्स एंड टीचर्स ऑन द चैट। डू नॉट यूज अनसिविलाइज लैंग्वेज। डू नॉट स्पैम इन द क्लास। माई डाउट सेक्शन में यू कैन आस्क डाउट रिलेटेड टू क्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर स्टूडेंट्स। क्रोम या फायरफॉक्स में अगर आप क्लास को देखोगे तो बड़ी स्मूथली चलेगी। एंड्रॉयड वर्जन 6 या अबव में क्लास स्मूथली चलेगी। इंटरनेट की स्पीड कम से कम 5 Mbps होनी चाहिए ताकि आपकी क्लास स्मूथली चले। ठीक है, फटाफट से अपन DPP डिस्कस कर लेते हैं लास्ट क्लास की। हाय दीपांशु, लेट हो गए हो, कोई बात नहीं, अपन ने जस्ट स्टार्ट ही किया है और वी हैव गॉन थ्रू द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर लाइव लेक्चर्स। अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं DPP। आने दो, क्या डाउट है DPP के? DPP थी बेस्ड ऑन 3D ज्योमेट्री। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। लेट्स सी फोर्थ क्वेश्चन। और कोई डाउट? फोर्थ के अलावा और कोई डाउट? चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जरा। द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन्स। लाइन्स क्या क्या दे रखी हैं? x-2/3 x-2/3 इज इक्वल टू y/-3 इज इक्वल टू z+4/5। और दूसरी लाइन है x/3 इज इक्वल टू y-2/-3 इज इक्वल टू z+1/5। जैसे ही ऐसा थॉट आता है कि एक प्लेन दो लाइंस को कंटेन कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि इस लाइन के dr वाला वेक्टर और इस लाइन के dr वाले वेक्टर दोनों को क्रॉस कर दूंगा तो नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। लेकिन देखो ध्यान से, दोनों के dr सेम ही तो हैं। दोनों के dr सेम ही तो हैं, यानी अब की बार आप a क्रॉस b, मतलब उनके जो dr के वेक्टर हैं उनका क्रॉस कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि अब की बार बेसिकली लाइनें दोनों इंटरसेक्टिंग नहीं है। दोनों लाइनें एक्चुअली पैरेलल लाइंस है। दोनों के dr सेम है ना। देखो 3-3 5 3-3 5, यानी कि एक प्लेन ऐसा निकालना है हमें जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को कंटेन कर रहा हो। तो बहुत सारे तरीके हैं। देखो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए होता है और नॉर्मल के dr चाहिए होते हैं। नॉर्मल के dr निकालने का कोई तरीका समझ में आ रहा है क्या? इस प्लेन में एक वेक्टर तो मुझे पता है जो dr से बन रहा है, वो वेक्टर है 3, -3, 5। एक वेक्टर तो मुझे पता है। दूसरा वेक्टर मिल सकता है कैसे? पहली वाली जो लाइन है वो 2, 0, -4 से पास हो रही है, और जो दूसरी वाली लाइन है वो 0, 2, -1 से पास हो रही है। सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी,
और ये वाला वेक्टर सपोज कुछ भी मान लो, चलो सी वेक्टर मान लो। तो अगर मैं ए बी वेक्टर निकाल कर उसका सी के साथ क्रॉस कर दूं तो मुझे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। समझ में आया? क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं तो मुझे ऐसे दो वेक्टर चाहिए जो एक दूसरे के पैरेलल ना हो। तो मैंने इन दोनों पॉइंटों से, पॉइंट ए और पॉइंट बी से मिलाने वाला वेक्टर को बनाने वाला वेक्टर निकाल लिया और सी वेक्टर के साथ उसका क्रॉस कर दिया तो नॉर्मल मिल जाएगा। नॉर्मल मिल गया और पॉइंट तो बहुत सारे पता है, चाहे ए पॉइंट चाहे बी पॉइंट, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। समझे कि ना समझे? एक और तरीका क्या हो सकता है? एक और तरीका ये हो सकता है कि मैं सपोज नॉर्मल की डायरेक्शन मान लेता हूं कुछ ए कॉमा बी कॉमा सी। अब ये जो नॉर्मल है ये सी वेक्टर के साथ, तो एन डॉट सी इक्वल टू 0 है। यहां से ए बी सी में एक रिलेशन आ जाएगा। दूसरा रिलेशन एन वेक्टर का ए बी के साथ डॉट कर दूं इक्वल टू 0, वहां से भी ए बी और सी में दूसरा रिलेशन आ जाएगा। अब वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 ही है, वैल्यू थोड़ी निकालनी है, सिर्फ रेशियो ही तो निकालना है। तो यहां से ए बी और सी का आपस में रेशियो आ जाएगा, यानी कि वहां से नॉर्मल के डी आर आ जाएंगे, फिर प्लेन की इक्वेशन निकल जाएगी। समझे कि ना समझे? जल्दी बताना। क्वेश्चन नंबर 4, तरीका मैंने बताया है, सॉल्व जरूर करना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अब की बार दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है, दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो हमें नॉर्मल के डीआर निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा वेक्टर निकालना पड़ेगा, वो अपन ने ए और बी पॉइंट से निकाला है। यस सर। और कोई डाउट हो डीपीपी का? चलो फटाफट, डीपीपी का और कोई डाउट हो? दीपांशु, इसका फाइनल आंसर तुम्हें निकालना है, बहुत जरूरी। यूं मत सोचना कि हाँ ठीक है सर अब तो समझ में आ गया अब तो हो ही जाएगा, नहीं, लास्ट तक आंसर निकाल के देखना, उससे ज़्यादा फीलिंग आएगी और ये मेथड भी दिमाग के अंदर समा जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है? और कोई डाउट? और कोई डाउट? और कोई डाउट? जल्दी से। और कोई डाउट डीपीपी में? डाउट है तो फटाफट क्वेश्चन नंबर बोलो, नहीं है तो बोलो सर कोई डाउट नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं है, चलो। तो आज अपन मोस्टली टेंजेंट और नॉर्मल वाला जो पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बहुत सारे पार्ट है ना, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा, मोनोटोनिसिटी, उनमें से अपन ना टेंजेंट और नॉर्मल वाला पूरा पार्ट कवर करने वाले हैं और रेट मेजरमेंट और अप्रोक्सीमेशन को कवर करने वाले हैं। ठीक है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट पता होगा आपको, कोई कर्व दे रखा है, उसके किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, सपोज ये पॉइंट x1 y1 है, तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे निकालूं? मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लूं एट द पॉइंट x1 y1, तो वहां से मुझे स्लोप मिल जाएगा। स्लोप मिल जाएगा तो टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 बड़े आराम से आ जाएगी। लेकिन कुछ बातें ध्यान रखने की। सबसे पहली बात बड़ी इंपॉर्टेंट, द पॉइंट x1 y1 शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व एंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। काम की बात इतनी सी है कि ये जो पॉइंट है ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सर सेटिस्फाई तो कर ही रहा होगा? नहीं नहीं, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो सकता है कि फाइंड द टेंजेंट टू दिस कर्व थ्रू द पॉइंट 1,2। अब पता चला कि 1,2 इस प्लेन को, सॉरी इस फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या पूछा है बंदे ने ये पूछा है कि कर्व तो कहीं और है और 1,2 पॉइंट कहीं और है, इस पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट निकालो। आपने जल्दीबाजी में क्या कर दिया, इस 1,2 को मान लिया कि ये कर्व के ऊपर लाई कर रहा है और dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1,2 के ऊपर ही निकाल दी, हो गया गलत। इसलिए क्वेश्चन की लाइन को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़कर थोड़ा आइडिया लगाना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पॉइंट कर्व के बाहर लाई कर रहा हो। अगर बाहर लाई कर रहा होगा तो थोड़ा और ध्यान से करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट क्लियर है? जल्दी से बताना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला पॉइंट क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी बताओ। यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P इज पैरेलल टू द x एक्सिस, तो उस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या कहेगा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहेगा फाइंड द टेंजेंट टू दिस कर्व विच आर पैरेलल टू x एक्सिस। तो उस केस में पॉइंट नहीं दिया उसने, लेकिन स्लोप दे दिया है। तो स्लोप दे दिया तो अपन को पता है कि स्लोप को स्लोप जो दिया है, स्लोप की वैल्यू में उस जो वैल्यू दे रखी है उसके इक्वल कर दूंगा तो मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, पॉइंट दिया होता है, डिफरेंशिएट करके स्लोप आता है। अब की बार उल्टा कर दिया, स्लोप दे दिया तो पॉइंट निकल जाएगा। पॉइंट आ गया, स्लोप पता ही है, टेंजेंट की इक्वेशन बड़े आराम से आ जाएगी। ध्यान रखना इस बात को भी, ठीक है?
तीसरा पॉइंट, इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वाई, वाई एक्सिस के पैरेलल हो, यानी ऐसी टेंजेंट जिसका स्लोप इनफाइनाइट हो। सर मैं इनफाइनाइट, पिछली बार तो सर dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो है, वो तो समझ में आता है, पर मैं dy बाई डी एक्स को इनफाइनाइट कैसे करूंगा? dy बाई डी एक्स को इनफाइनाइट मत करना, आप dx अपॉन dy को जीरो कर देना। जो भी वैल्यू dy बाई डी एक्स की आ रही है उसका रेसिप्रोकल कर दो, उसको इक्वल टू जीरो कर दो। समझ गए होगा ये बात? तो dy बाई डी एक्स अगर इनफाइनाइट है तो dx अपॉन dy जीरो हो रहा होगा, उसी का तो रेसिप्रोकल है, तो वहां से भी आपका पॉइंट निकल के आ सकता है। अगला पॉइंट, इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस, तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस वन। दोनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि वो टेंजेंट ऐसी भी हो सकती है और वो टेंजेंट ऐसी भी हो सकती है। ये वाला एंगल भी 45 और ये वाला एंगल भी 45। ऐसी टेंजेंट हुई तो उसका स्लोप -1 आएगा, ऐसी टेंजेंट हुई तो उसका स्लोप +1 आएगा। क्या क्वेश्चन में इस तरह का कह सकता है, फाइंड द टेंजेंट टू दिस कर्व विच आर इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इक्वली इंक्लाइंड जब लिख दिया जाए तो dy बाई डी एक्स सिर्फ 1 नहीं लेना है, 1 और -1 दोनों पॉसिबल है, यानी कि आपके दो आंसर आ सकते हैं। अगला पॉइंट, अगर कर्व किसी पैरामीट्रिक फॉर्म में दे दिया है, जैसे मान लो 80 स्क्वायर 280, जाना पहचाना पैरामीट्रिक फॉर्म है किसका? पैराबोला का, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। इसी सेम तरीके से अगर कुछ और पैरामीट्रिक फॉर्म में दे दे, सपोज t के टर्म्स में, y भी दे दिया t की टर्म्स में और x भी दे दिया t की टर्म्स में, कहता है कि टेंजेंट निकालो, तो dy बाई डी एक्स, ध्यान होगा आपको, डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं अपन, dy बाई डी एक्स की वैल्यू डायरेक्टली f डैश टी डिवाइडेड बाई g डैश टी, यानी कि y वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई x वाले का डिफरेंशिएशन, वहां से स्लोप निकल के आ जाएगा। कहां पे स्लोप? किसी भी जनरल पॉइंट t पर या किसी भी पैरामीट्रिक पॉइंट t पर स्लोप निकल के आ जाएगा। इतने पॉइंट क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ता हूं, फटाफट से बताना। ये 5 पॉइंट अगर क्लियर हो, एक एक पॉइंट बड़ा काम का है, एक एक पॉइंट कुछ ना कुछ कहता है, एक एक पॉइंट आपको हर क्वेश्चन के लिए कुछ ना कुछ हिंट देगा। ये पॉइंट्स क्लियर हो तो जल्दी बताना, मैं आगे बढ़ता हूं। समझ गए? बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है अगला पॉइंट? इफ टेंजेंट ड्रॉन एट P मीट्स द कर्व अगेन एट द पॉइंट Q। कई बार ये लगता है कि सर टेंजेंट का मतलब तो ये होता है ना कि कर्व को टच करके जाए, तो टच कर, देखो P पॉइंट पे टच कर रही है, लेकिन हो सकता है आगे कहीं जाकर उसको इंटरसेक्ट कर जाए। ऐसा अगर हो तो एक रिलेशन बड़ा काम में आएगा। क्या? P पॉइंट पे टच कर रही है, यानी कि मैं अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट द पॉइंट P निकालूंगा तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। दिस स्लोप कैन ऑल्सो बी इक्वल टू स्लोप ऑफ PQ लाइन, यानी कि P पॉइंट अगर होता है x1 y1 और Q पॉइंट होता अगर x2 y2, तो मैं स्लोप ऑफ PQ क्या निकालता? मैं निकालता y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल किए जा सकते हैं, वहां से भी कोई ना कोई रिलेशन निकल सकता है। ये लैंग्वेज, इफ द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट P मीट्स द कर्व अगेन एट Q, ऐसी लैंग्वेज अगर दिख जाए तो तुरंत ऐसा डायग्राम बना लेना और ऐसा बना लेना, कुछ ना कुछ आपको रिलेशन वहां से मिल जाएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट था, नॉर्मली बच्चों को ध्यान नहीं होता है। समझा ना तू? बोलो 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 बोलो। चले आगे, जल्दी से बताना। यस, क्लियर, बहुत बढ़िया। एक और काम की बात, वंस मोर, चलो दोबारा देख लो। अगर क्वेश्चन में ऐसा कहा गया कि टेंजेंट P पे खींची गई टेंजेंट कर्व को दोबारा मीट कर रही है, सपोज इस तरह का कोई कर्व है, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींचता हूं, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट अगर खींच रहा हूं तो कर्व को दोबारा कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट कर रही है। कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है यार, बिल्कुल कर सकती है। P पे टच कर गई, Q पे इंटरसेक्ट कर गई। ऐसा डायग्राम या ऐसी लैंग्वेज अगर दिख जाए तो एक रिलेशन काम में आ सकता है। वो रिलेशन क्या है? देखो, इस P पे अगर मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूं एट द पॉइंट P, या यूं कहो कि P पॉइंट x1 y1 है, तो अगर मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट x1 y1 निकालूं तो क्या ये स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं आ जाएगा? और ये टेंजेंट दोबारा Q से और पास हो रही है, सपोज Q है x2 y2,
तो ये स्लोप एक और तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो एक्स्ट्रा एक रिलेशन मिल जाता है आपको, अगर क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई हो तो एक एक्स्ट्रा रिलेशन मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। अब क्लियर हुआ? बताओ। अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स हैव ए कॉमन टेंजेंट एट एनी पॉइंट। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है या ऐसी लैंग्वेज लिखी हो सकती है कि दो कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं किसी पॉइंट पर। तो टच कर रहे हैं, तो ये जो लैंग्वेज या ये जो लाइन लिखी हुई है कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं, या वहां पर उनकी एक कॉमन टेंजेंट है। देखो ये वाली लाइन जो है ये इसके लिए भी टेंजेंट है और इसके लिए भी टेंजेंट है। तो दो कर्व की अगर किसी एक पॉइंट पे कॉमन टेंजेंट आ रही हो तो वहां से क्या क्या रिलेशन काम में आ सकते हैं? एक तो रिलेशन यह काम में आ सकता है कि f ऑफ x1 और g ऑफ x1 दोनों सेम आएंगे, क्योंकि सेम ही तो पॉइंट है। दूसरा रिलेशन f डैश ऑफ x1 और g डैश ऑफ x1 ये दोनों भी सेम ही आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर दोनों की टेंजेंट सेम है, यानी कि दोनों का स्लोप डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालोगे तो वो भी सेम ही आएगा। ध्यान में रखना ये दोनों बातें। चलें आगे। चलो बहुत बढ़िया। नॉर्मल की इक्वेशन आपको ध्यान होगा कि टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट आया था dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1। तो फिर नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ dx अपॉन dy एट द पॉइंट x1 y1। ये तो आप जानते ही हो कि m1 m2 इक्वल टू -1 से टेंजेंट का स्लोप पता है तो नॉर्मल का स्लोप निकाला जा सकता है। और y1 और x1 और y1 y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। चलो कर दो जरा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस। 2 मिनट का टाइम दूंगा। क्वेश्चन खूब सारे करवाऊंगा क्योंकि थ्योरी तो कम ही है, क्वेश्चन करेंगे आज अपन खूब सारे। जितना तुम जल्दी जवाब देते जाओगे उतना ही नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कर पाएंगे अपन। देखते हैं तुम सही जवाब निकालते हो या गलत जवाब निकालते हो। मुझे उम्मीद है कि आधे बच्चे सही निकालेंगे, आधे बच्चे गलत निकालेंगे। पूरी पूरी उम्मीद है मुझे, और मुझे ये उम्मीद भी है कि तुम मेरी उम्मीदों पर खरे भी उतरोगे। बिल्कुल एकदम जेईई मेंस का लेवल का सवाल है, ऐसे ही सवाल आएंगे सिंपल सिंपल से। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी तरफ से कोई नई तरह की गलती इजाद करके ना निकाल दो। एपी ने सही जवाब निकाल दिया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखते हैं बाकी बच्चों का भी ऐसा ही कुछ कुछ जवाब आता है क्या। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? ये क्या लिखा बेटा? #3। क्या 3? इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन यानी कोई इक्वल टू की टाइप की चीज आएगी यार। y इक्वल टू 3 सबका लगभग सही आ गया है, वेल डन वेल डन। तो देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ऐसी टेंजेंट निकाल लो जो x एक्सिस के पैरेलल हो, यानी इनडायरेक्टली अपन को स्लोप दे दिया है कितना? 0। तो डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 प्लस, इसको लिख लो ये x प्लस 4 इंटू एक्स की पावर -2 है ना, तो 4 तो पड़ा हुआ है, -2 बाहर आएगा और ये बन जाएगा x की पावर -3 शुड बी इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू शायद 2 आ रही है, x की वैल्यू 2 आ गई, क्या करूं? यानी कि मेरे पास पॉइंट आ गया है। x को 2 डालने पर y कितना आ रहा है? x को 2 डाला तो ये बना 2 प्लस 4 अपॉन 2 स्क्वायर। y की वैल्यू आ रही है, सॉरी y की वैल्यू आ रही है 3। तो इस कर्व पे कहीं कोई पॉइंट है 2,3 जहां पे टेंजेंट खींची जाए तो वो x एक्सिस के पैरेलल आ रही है। सपोज ऐसा कुछ कर्व है, इसका कोई पॉइंट है ये वाला 2,3, इस पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल आ रही है। क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता था, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। पॉइंट पूछता तो अपन 2,3 आंसर देते, लेकिन टेंजेंट की इक्वेशन पूछी है। टेंजेंट क्या है? ये y इक्वल टू 3 वाली लाइन है। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 2।
द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस पैरामीट्रिक में दे रखा आपकी बार एट टी पॉइंट, यानी पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट ही निकालनी है। टी पॉइंट का मतलब किसी भी पैरामीट्रिक पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दो और मैक्सिमम जितना सिंप्लीफाई कर सको उतना सिंप्लीफाई करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं हो रहे क्लास में, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं यार, वो तो हो रहे हैं तुमसे या वो भी नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थ्योरी के रिवीजन में कमी है तुम्हारी। हो सकता है तुम डायरेक्ट जंप कर रहे हो कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेता हूं, मेरा काम चल जाएगा। नहीं यार, जब तक थ्योरी रिवाइज नहीं करोगे तब तक कैसे काम चलेगा। मतलब इट इज सेम एज कि मुझे वर्ल्ड कप में खेलना है तो मैं काम करता हूँ पिछले 5 वर्ल्ड कप जो हुए हैं उनके सारे मैच देख लेता हूँ, मैं क्रिकेट खेलना सीख जाऊंगा। ऐसे थोड़ी होगा यार। जब तक तुम क्रिकेट की बेसिक चीज़ें नहीं सीखोगे, किस तरह की बॉल को कैसे खेलना है, किस किस तरह के हथियार अवेलेबल हैं, मुझे स्क्वायर कट करना आता है कि नहीं आता है, मुझे यॉर्कर खेलनी आती है कि नहीं आती है, तब तक क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। y इक्वल टू एक्स तो नहीं आएगी यार। -10t क्या करूं -10t का यार, तुम कमाल करते हो। मैंने कहा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दो, तुम पता नहीं क्या निकाल रहे हो। कोई -10t निकाल रहा है, कोई -cot t निकाल रहा है। आरजे बेटा सारी बुक्स अच्छी हैं, आप कोई भी बुक पकड़कर उसकी प्रैक्टिस कर लो, सारी बुक्स अच्छी हैं, सब में अच्छे क्वेश्चंस हैं। हाँ तो स्लोप है ना, स्लोप थोड़ी पूछा है यार, टेंजेंट पूछी है, तो पूरी इक्वेशन निकालनी है। चलो एक काम करना, इक्वेशन निकालकर जिसका इसके जैसा आंसर आ जाए, x sec t प्लस y cosec t इज इक्वल टू a, वो मुझे बताना। सिंप्लीफाई करके पूछा है मैंने, एपी सिंप्लीफाई करके देखो जरा, ऐसा आंसर आ रहा है क्या, x sec t प्लस y cosec t इज इक्वल टू a। सर मैंने जो आंसर निकाला वो भी तो सही है। अरे वो भी तो सही है, लेकिन आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे एक्चुअल एग्जाम में, तो उन ऑप्शंस को देखकर आपको चेक करना होगा या सिंप्लीफाई करना होगा कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इन 4 ऑप्शंस में से किसके जैसा बनाया जा सकता है। इसलिए मैंने आपको कह दिया कि इसके जैसा बना के देखो या बना के दिखाओ। डीके बोल रहा है, प्रांशु बोल रहा है कि सर नहीं हो रहा है। चलो मैं करके दिखाऊं फिर। चलो मैं चैट को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूं, क्योंकि और बहुत सारे क्वेश्चन है। तुमसे ये वाला नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले और बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में काम की बात क्या है कि पैरामीट्रिक फॉर्म में कर दे रखा है। पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर दे रखा है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश टी अपॉन जी डैश टी वाला फंडा लगाऊंगा। एफ डैश टी का मतलब y वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो, यानी कि ये आ रहा होगा 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। डिफ्रेंशिएट करना तो आता ही होगा। जी डैश टी का मतलब x वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो, ये आ रहा होगा 3a कॉस स्क्वायर टी, और कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन टी, तो शायद ये माइनस ऑफ tan t बन रहा है। स्लोप आ गया, पॉइंट मुझे पता ही है, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, y माइनस y1, ये बन गया y1 इज इक्वल टू m यानी स्लोप, यानी कि माइनस ऑफ tan t इंटू x माइनस x1। ठीक है जी। tan t को अगर मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दूं तो देखो cos t का मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट में हो जाएगा, तो बन जाएगा y cos t माइनस a साइन क्यूब t इंटू कॉस टी, और जो माइनस tan t पड़ा हुआ है वो सिर्फ माइनस साइन t बच जाएगा। इसमें है मल्टीप्लाई x का, प्लस a साइन t इंटू कॉस क्यूब टी, तो x वाला लेफ्ट में ले जाता हूं और ये वाला पार्ट में राइट में ले आता हूं, तो मेरे पास बन जाएगा y cos t प्लस x साइन t, दिस इज इक्वल टू a साइन क्यूब t cos t प्लस a cos क्यूब t इंटू साइन t। समझ में आ गया होगा कि मैं a साइन t cos t कॉमन निकालने वाला हूं। जैसे ही मैं a साइन t cos t कॉमन निकालूंगा, अंदर साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t बच जाएगा, विच इज इक्वल टू 1। तो सिंप्लीफाई होके बच गया मेरे पास y cos t प्लस x साइन t इज इक्वल टू a साइन t cos t। ऑप्शंस को देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि साइन t cos t को लेफ्ट में लाकर डिवाइड किया गया है,
तो y के साथ जब डिवाइड में होगा तो नीचे sin t बच जाएगा, यानी ऊपर जाकर वो y कोसेक t बन जाएगा, प्लस x के साथ sin t कैंसिल होगा, नीचे cos t, यानी कि x के साथ ऊपर sec t बन जाएगा, इज इक्वल टू a। दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर। समझा ना तू? बोलो भैया, चले आगे। यस, बहुत बढ़िया। चलो फिर अब की बार थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। इफ दिस टू कर्व्स टच ईच अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक लाइन लिखवाई थी मैंने क्वेश्चन में, अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि दो कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपके काम में आ सकती हैं। देखते हैं जरा आपको याद है क्या। उस टाइम तो आपने कह दिया कि सर फटाफट क्वेश्चन करवाओ, थ्योरी तो हमें आती है। तो देखें जरा के की वैल्यू कौन कौन सही निकाल पाता है। लेट्स सी गाइस। एएस का मिल गया था, वेल डन वेल डन वेल डन। कौन सा वाला स्लाइड बेटा? हाँ बेटा, तुम लेट भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है यार, अभी तक अपन ने सिर्फ टेंजेंट एंड नॉर्मल की बेसिक बातें ही पढ़ी है। जो मैंने काम की बातें बताई थी उन सब पे बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। तो तुम अगर लेट भी ज्वाइन किया तुमने तो नथिंग टू वरी, वो सारी चीज़ें दोबारा क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगी। कौन सी वाली स्लाइड दिखाऊं बेटा? अच्छा, थ्योरी वाली स्लाइड दिखा दूं? ना 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 ना, नहीं दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा। अरे मेरे भाई, के कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू एक्स की टर्म्स में कैसे आ सकती है आर वाई? ऐसे क्या करते हैं भला, ऐसे क्या करता है? के कोई कांस्टेंट है? जीरो नहीं यार, ना 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 ना। क्वेश्चन में लिख के दे दिया है कि के नॉट इक्वल टू जीरो। 4 भी नहीं आएगी, log 2 भी नहीं आएगी। अरे यार, ऐसे क्या करते हो? तुम्हें अगर ध्यान हो तो क्रैश कोर्स में ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। मैंने जानबूझ के सेम क्वेश्चन दोबारा डाला है ये चेक करने के लिए कि जब मैं आपको बोलता हूं कि घर पे जाकर इन सारी चीज़ों को रिवाइज करना, इसका मतलब आज ये प्रूव हो गया कि तुम सिर्फ क्लास अटेंड करते हो, उसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है उसको बंद करके सो जाते हो आराम से कि हाँ मैंने पढ़ लिया है, मेरा पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रिवाइज हो गया है। बस ऐसे नहीं होता भाई। रिवीजन, प्रैक्टिस, एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4, एपी का सही है ई स्क्वायर। तुमने डिवाइड नहीं लगाया दीपांशु, मल्टीप्लाई है क्या वो? ई स्क्वायर इंटू 4। पीके तुम्हें क्या बताया मैंने यार? पीके के की वैल्यू एक्स की टर्म्स में थोड़ी आ सकती है, के तो एक कांस्टेंट है। चलो ध्यान देना जरा, क्या कहा मैंने, क्या कहा था मैंने कहा था कि जब कोई दो कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या रिलेशन आएगा कि जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं वहां पर फंक्शंस, दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम आएगी, ऑब्वियसली सेम पॉइंट है, और उस पॉइंट पे दोनों का स्लोप भी तो सेम आएगा क्योंकि एक कॉमन टेंजेंट बन रही होगी। तो एफ ऑफ x1 और इक्वल टू जी ऑफ x1 करूं, सपोज मान लिया मैंने कि दोनों कर्व x1 और y1 पे टच कर रहे हैं, तो यहां से और यहां से क्या आ रहा है? y1 की वैल्यू पहले कर्व से आ रही है e की पावर x1 और दूसरे कर्व से आ रही है के x1 स्क्वायर, दोनों बराबर होने चाहिए। एक रिलेशन आ गया अपने पास, किस किस में? x1 और k में। y का तो गेम खत्म हो गया ना, y तो साइड में चला गया, इधर x1 और k में एक रिलेशन आ गया, यानी दो वेरिएबल हैं x1 और k, रिलेशन अभी तक एक ही आया है, तो मुझे एक रिलेशन और चाहिए। वो कहां से आएगा? f डैश ऑफ x1 इज इक्वल टू जी डैश ऑफ x1 से आएगा। f डैश x यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? e की पावर x1 इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन 2kx आ रहा है, यानी कि वो 2kx1 के बराबर है। एक रिलेशन और आ गया, किसमें? x1 में और k में। x1 को गायब करना है, तो देखो e की पावर x1 e की पावर x1 दोनों बराबर हैं, इसका मतलब kx1 स्क्वायर और 2kx1 सेम होना चाहिए। ठीक है, k और k को काट दूं क्या? बिल्कुल काट सकता हूं क्योंकि दे रखा है k नॉट इक्वल टू 0। k और k को काट दिया तो x1 स्क्वायर माइनस 2x1 इज इक्वल टू 0।
कॉमन निकाला x1, तो x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x1 की वैल्यू 0 और 2 आ रही है, 0 तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 डाली तो ये कर्व 0,0 से पास हो रहा है, और x की वैल्यू 0 डालने पर ये वाला कर्व 0,1 से पास हो रहा है, यानी वो वाला पॉइंट कॉमन नहीं है जब x की वैल्यू 0 है। कॉमन पॉइंट तो तब आएगा जब x की वैल्यू 2 होगी। तो x की वैल्यू Q2 उठाकर या तो यहां डाल दो या यहां डाल दो, कहीं भी डाल दो। सपोज यहां पुट करता हूं तो ये बना ई स्क्वायर इज इक्वल टू के, और x1 का स्क्वायर 4, तो k की वैल्यू निकल के आ गई ई स्क्वायर बाई 4। उतना मुश्किल नहीं था, समझा ना तू? समझे कि ना समझे? काम की बातें ये थी कि उस पॉइंट पर दोनों फंक्शंस की वैल्यू और उस पॉइंट पर दोनों फंक्शंस के डिफरेंशिएशन की वैल्यू सेम आएगी। बोलो 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 बोलो, जल्दी आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारी चीजें करनी है। क्लियर? चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। मेरा मन कर रहा है मैं आपको बता ही दूं कि ये जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है। देखें जरा, 2 मिनट का टाइम दूंगा, सही निकालना, जल्दीबाजी मत करना, एक्यूरेसी ठीक आनी चाहिए। कम से कम ऐसे क्वेश्चंस में तो एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक आनी चाहिए। सॉरी। y इक्वल टू एक्स माइनस 1, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, सही निकाला तुमने, वेरी गुड। क्वेश्चन समझाना आई बताऊंगा। गुड गुड दीपांशु, गुड। रिसेंटली दीपांशु के भी ठीक आंसर आने लगे हैं, बढ़िया बढ़िया। इसी तरह से एक्यूरेसी इंप्रूव करते रहो, क्योंकि बहुत सारे सवाल तो इसी बात पे गलत हो जाते हैं कि तुम्हारी एक्यूरेसी सही नहीं होती, क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाते हैं, फिर लास्ट में स्कोर पूरा खराब हो जाता है। क्योंकि एक जो क्वेश्चन आपने गलत किया है, आता हुआ क्वेश्चन गलत किया है, तो वो -1 थोड़ी है, वो तो -5 है यार। 4 नंबर आपके आने थे, लेकिन 1 नंबर आपने लूज कर दिया, यानी इफेक्टिवली आपने 5 नंबर लूज कर दिए। बाकी लोग y इक्वल टू एक्स माइनस 1, एपी का भी करेक्ट आ गया। चलो ध्यान देना, ध्यान से देखना भैया, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि कोई कर्व है जो कहीं किसी पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन निकाल के बता दो। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे स्लोप तो मिल जाएगा डिफरेंशिएट करके, लेकिन पॉइंट कहां से मिलेगा? पॉइंट मुझे निकालना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट निकालने के लिए क्या करूं मैं? y को 0 पुट कर देता हूं। तो y को अगर 0 पुट करोगे तो बनेगा x प्लस 0 इज इक्वल टू x की पावर 0, और x की पावर 0 1 होगा, यानी x की वैल्यू 1 आ गई। यानी ये वाला पॉइंट क्या बन गया? ये वाला पॉइंट बन गया 1,0। अब क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है बहुत ही आसान से क्वेश्चन में, क्या कि इस कर्व के 1,0 पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन निकाल दो। तो पहले तो मुझे करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करने में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। क्यों आने वाली है? क्योंकि x की पावर y दे रखा है, तो x प्लस वाई जो कि x की पावर y के बराबर है, क्यों ना दोनों तरफ log ले लिया जाए। तो ln ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू y इंटू ln x। ये बात तो समझते हो ना? अब कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन x का 1 और y का डिफरेंशिएशन y डैश, या dy बाई डी बोल दो, एक ही बात है। दिस इज इक्वल टू y ln x को डिफरेंशिएट करूंगा तो y इंटू ln x का डिफरेंशिएशन प्लस ln x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन। मुझे पता है कि 1,0 पे सारी कहानी चल रही है, यानी कि जहां जहां x आ रहा है वहां 1 डाल दूं, और जहां जहां y आ रहा है वहां 0 डाल दूं। तो ये 1 और ये 0 डाला, ये तो 1 बन गया, तो बचा 1 प्लस वाई डैश। दिस इज इक्वल टू x को 1, y को 0 डाला, ये 0 बन गया।
वाई डैश तो नहीं पता, लेकिन जैसे ही एक्स को 1 पुट किया ln x 0 हो गया, यानी ये पार्ट 0 हो गया। तो वाई डैश की वैल्यू -1 आई है। ये स्लोप टेंजेंट का है मेरे भाइयों, टेंजेंट का स्लोप है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू -1 यानी टेंजेंट का स्लोप निकला है, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल रेसिप्रोकल m1 m2 -1, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया 1 के बराबर। तो y माइनस ये रहा y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, ये रहा m इंटू x माइनस x1, ये रहा x1, यानी कि y इज इक्वल टू x माइनस 1। कुछ नहीं था इस सवाल में, बस इतना पहचानना था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से आपको बेसिकली पॉइंट निकालना है, फिर उसी पॉइंट पे स्लोप निकालना है। समझा ना तू? बोलो समझे कि ना समझे? बढ़े आगे, जल्दी बताना। आरजे तुम्हें क्वेश्चन समझ नहीं आता, मैंने क्वेश्चन भी समझा दिया, क्वेश्चन को करना कैसे वो भी समझा दिया। लेट्स सी आरजे, तुम्हें समझ में आया तो फटाफट से यस लिखो, मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी जल्दी जल्दी, यस, बहुत बढ़िया। चलो आगे। द नॉर्मल टू दिस कर्व एट थीटा, यानी पैरामीटर पॉइंट की बात हो रही है, ऑलवेज पासिस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। इनमें से कौन से पॉइंट से पास होगा? पैरामीट्रिक फॉर्म में कर्व दे रखा है, उसके किसी पैरामीट्रिक पॉइंट पे नॉर्मल खींचा जाए तो इनमें से कौन से पॉइंट को वो सेटिस्फाई करेगा? वाई डैश, बेटा वाई डैश का मतलब dy बाई डी एक्स, इसको y1 भी लिखते हैं, और y डैश या dy बाई डी एक्स या y1, ये सारी सेम ही बातें हैं। देखें जरा फिफ्थ का क्या आंसर निकाल के दिखाते हो। ये भी जेईई मेंस में आया सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं जेईई मेंस में। बेसिक बेसिक बातें सारी पता हो तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हार्डली एक या दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक होते हैं। हाँ, गड़बड़ कहाँ होती है, आप जल्दीबाजी करते हो तो गड़बड़ हो जाती है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। कुछ बच्चों का आंसर आ गया है, कुछ और बच्चों का भी आंसर आ गया है। आरजे का आंसर गड़बड़ है, आरजे ने कुछ गलती करी है, बाकी सब लोगों का सही है। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्या करना है, नॉर्मल की इक्वेशन तो निकालनी है। इक्वेशन निकालने के लिए पहले मुझे स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे निकलेगा? पहले मैं dy बाई डी एक्स निकाल लेता हूं। dy बाई डी एक्स का मतलब एफ डैश थीटा डिवाइडेड बाई जी डैश थीटा कर देता हूं। एफ डैश थीटा का मतलब इसका डिफरेंशिएशन जो कि हो गया a cos थीटा, जी डैश थीटा यानी इसका डिफरेंशिएशन जो कि हो गया माइनस a साइन थीटा। तो स्लोप आ गया माइनस ऑफ कॉट थीटा के बराबर। तो टेंजेंट की सॉरी, ये स्लोप तो आया स्लोप ऑफ टेंजेंट, मुझे नॉर्मल का स्लोप निकालना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका उल्टा, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा tan थीटा। इसका रेसिप्रोकल करना ना m1 m2 -1 करके, पॉइंट उल्टे कर दिए, चलो कोई बात नहीं। तो y माइनस y1 यानी y माइनस a साइन थीटा इज इक्वल टू स्लोप यानी कि tan थीटा इंटू x माइनस x1, x1 क्या है? a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है ये। अब सर इसको सिंप्लीफाई करूं क्या? डायरेक्टली पुट करके चेक कर लो ना यार। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं आपको, जब जब मतलब बहुत सारे मैक्सिमम केसेस में 80 to 85% केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि जब ऑप्शन चेक करने होते हैं तो अक्सर पहला ही आंसर सही होता है। इसमें तो देखो ऑप्शन ही चेक करने पड़ेगा ना कि इनमें से कौन से पॉइंट से पास हो रहा है। तो ए कॉमा पुट करके देखें जरा, y को 0 डाला, माइनस a साइन थीटा इज इक्वल टू अपन a कॉमा 0 को पुट करके देख रहे हैं, इज इक्वल टू tan थीटा पड़ा हुआ है, x की जगह डाला मैंने a तो बना a माइनस a कॉस थीटा। a से a कैंसिल हुआ, tan थीटा और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा आ जाएगा। लेफ्ट में भी आ रहा है माइनस a साइन थीटा, राइट में भी आ रहा है माइनस a साइन थीटा, यानी a कॉमा 0 से पक्का पक्का पास करेगा नॉर्मल। काम की बात क्या कही मैंने? जब जब क्वेश्चन में अक्सर 80 to 85% जब जब क्वेश्चन में ऑप्शन चेक करने होंगे, एक तो ये होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आंसर निकलता है, उस आंसर को अपन देखते हैं कि ए में रखा हुआ है, बी में रखा हुआ है, सी में रखा हुआ है, डी में रखा हुआ है। और एक ये होता है कि क्वेश्चन में कोई कंडीशन निकल गई, उस कंडीशन में इन चारों ऑप्शंस को पुट करके देखना होगा। तो 80 to 85% केसेस में जेईई मेंस में मैंने देखा है कि अक्सर आंसर ए ही होता है। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल, थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल देखते हैं जरा।
intercepts on the x-axis made by the tangents to this curve which are parallel to this line are equal to, बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है, नहीं है, टुकड़ों में पढ़ो तो सवाल समझ में आ जाएगा। इंतज़ार रहेगा मुझे किसका सही जवाब आता है और जल्दी निकल के आता है। टीएस ने जल्दीबाजी कर दी लगती है। जल्दीबाजी करोगे तो उत्तर गड़बड़ आएगा। ना 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 ना, टू नहीं है आंसर, टू नहीं है, टू नहीं है। नहीं यार नहीं, तुमने सवाल नहीं समझा है शायद, सवाल को ठीक से नहीं समझा है शायद तुमने, कुछ कंफ्यूजन की स्थिति में हो तुम लोग। नहीं 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 नहीं, चलो मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, जे मेंस में आया क्वेश्चन है। द इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस मेड बाय द टेंजेंट्स टू दिस कर्व विच आर पैरेलल टू दिस लाइन। कहने का मतलब क्या कि इस कर्व पे जो टेंजेंट्स y इक्वल टू 2x के पैरेलल हैं उनका x इंटरसेप्ट कितना है। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि कोई कर्व है, उस पर ऐसी कोई टेंजेंट जो y इक्वल टू 2 के पैरेलल हो, यानी जिसका स्लोप 2 हो, उस टेंजेंट का x इंटरसेप्ट कितना है ये बताना है। यानी मुझे स्लोप दे दिया 2 के बराबर, स्लोप अगर दे दिया है तो मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करने के लिए मैं न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला लगाऊंगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जहां जहां टी है वहां वहां अपर लिमिट डाल दो, यानी कि मॉड एक्स इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू मॉड एक्स के बराबर आ रही है। और ये स्लोप करना है किसके बराबर, 2 के बराबर, यानी कि x की वैल्यू आ रही है +-2। अभी तो सिर्फ x निकला है, यानी x कोऑर्डिनेट निकला है। x की वैल्यू अगर +-2 है तो y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 0 से 2 तक मॉड t को और 0 से -2 तक भी मॉड t को इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि मुझे पॉइंट भी तो चाहिए ना, पूरा पॉइंट चाहिए। पूरा पॉइंट निकाल के मैं क्या करूंगा, ये स्लोप और ये पूरा पॉइंट जो कि 2 समथिंग आने वाला है, इसका इस्तेमाल करके मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकालूंगा। उस इक्वेशन से मैं x इंटरसेप्ट पता करूंगा। यहां तक अगर ये बात क्लियर हो तो जल्दी से बताना, कोई डाउट हो जल्दी पूछना, ताकि मैं इस क्वेश्चन को आगे करूं। बोलो 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 बोलो। जो बातें मैंने समझाई है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ये समझ में आई तो मैं इसको आगे सॉल्व करूं। जल्दी बोलो। वंस मोर। चलो दोबारा देख लो भैया, दोबारा देख लो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस मेड बाय द टेंजेंट्स टू दिस कर्व विच आर पैरेलल टू दिस लाइन। अभी आप इतना सिर्फ इतना ऑब्जर्व करो कि इस कर्व पे ऐसी टेंजेंट्स जो y इक्वल टू 2x के पैरेलल हैं, यानी जिनका स्लोप 2 के बराबर है। ठीक, जिनका स्लोप 2 के बराबर है। हाँ दोबारा समझा रहा हूं ना। देखो चैट मुझे ऑफ इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि जैसे तुम कुछ लिखते हो मेरा ध्यान उधर जाता है, ध्यान उधर जाते ही जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसकी रिदम खराब हो जाती है, इसलिए मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस कर्व पे ऐसी टेंजेंट्स निकालनी है जो y इक्वल टू 2x के पैरेलल हो, यानी कि जिनका स्लोप 2 के बराबर आ रहा हो। ठीक, तो स्लोप निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा dy बाई डी एक्स, और इसका dy बाई डी एक्स निकालने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला, जो कि अपन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ा था थोड़े दिन पहले। क्या होता है वो कि जहां जहां t आ रहा है वहां वहां अपर लिमिट पुट कर दो, तो ये बन जाएगा मॉड एक्स
इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो टी की जगह और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन यानी कि जो स्लोप है वो बेसिकली मॉड एक्स के बराबर ही आ रहा है और स्लोप चाहिए 2 के बराबर, तो स्लोप को 2 के बराबर किया यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आया। यानी ऐसा पॉइंट मुझे मिलने वाला है जहां पर m की वैल्यू या स्लोप की वैल्यू 2 आने वाली है। उसका x कोऑर्डिनेट तो मिल गया, मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो y कोऑर्डिनेट अगर निकालना पड़ेगा तो देखो x की वैल्यू 2 डालूंगा, तो एक बार 0 से लेकर 2 तक मॉड t का इंटीग्रेशन और एक बार 0 से लेकर -2 तक मॉड t का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जब मैं y को 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट कर रहा हूं यानी t की वैल्यू जब 0 से 2 तक वेरी कर रही है तो t पॉजिटिव है यानी मॉड डायरेक्टली हटा सकता हूं। तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 2 डायरेक्टली t dt जो कि बन गया t स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर 2 तक वैल्यू आ रही है 2 के बराबर, दिख रहा है। सिमिलरली जब आप ये वाला पार्ट निकालोगे, सेकंड वाला पार्ट क्या बोलता है कि y की वैल्यू आएगी 0 से लेकर -2 तक, माइनस टी डी टी बन जाएगा वो, क्योंकि t की वैल्यू जब 0 से -2 यानी कि t की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड t की जगह मैंने माइनस टी रख दिया। माइनस टी का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ टी स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट किया तो वैल्यू आई -2। कहने का मतलब क्या है कि इस कर्व पे ऐसे दो पॉइंट हैं जहां पर टेंजेंट y इक्वल टू 2x के पैरेलल आएगी। कौन से हैं वो दो पॉइंट्स? वो दो पॉइंट्स हैं, देखो प्लस माइनस 2 आया था ना, तो एक पॉइंट तो है 2,2 और दूसरा पॉइंट है -2, -2। इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट निकालो और उन टेंजेंट का x इंटरसेप्ट निकालो। तो निकालते हैं। इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालूंगा तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 डाल देता हूं, y को 0 डाला तो x की वैल्यू 1 आ रही है यानी कि x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? x इंटरसेप्ट आ रहा है 1 के बराबर। दूसरी वाली टेंजेंट निकालूं तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहां से y को 0 पुट करने पर x की वैल्यू -1 आ रही है यानी कि अब की बार x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? अब की बार x इंटरसेप्ट -1 आ रहा है। सो करेक्ट आंसर इज +-1। उस टेंजेंट का x इंटरसेप्ट 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, 2 बार एक्सप्लेन किया मैंने अच्छे से। बोलो 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 बोलो, अब की बार समझ में आया कि नहीं आया? समझा ना तू? बोलना भैया, बोलना 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 बोलना। जेई में आया सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। प्रांशु का आ गया था, बहुत बढ़िया प्रांशु, अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है तुम में, बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस कर्व सच दैट टेंजेंट एट दीज पॉइंट्स पासिस फ्रॉम द पॉइंट 2, -2। सर आज तो बड़े भयंकर भयंकर सवाल करवा रहे हैं, करवाने ही चाहिए। सेम एग्जैक्टली अप टू द जेई लेवल्स, जेई मेंस लेवल के सवाल हैं सारे के सारे। धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे। डिफिकल्ट है नहीं, क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार है। तो जब गाड़ी आप चलाते हो और कोई घुमावदार सड़क आती है तो आप क्या करते हो? गाड़ी धीरे करते हो ना, नहीं तो गाड़ी पलट जाएगी। इन द सेम वे जब क्वेश्चन घुमावदार हो तो क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ो, टुकड़ों में पढ़ो, तो क्वेश्चन आपको इंटरप्रेट करना आसान हो जाएगा। करो ट्राई, शाबाश। ये क्या लिख दिया बेटा? ऐसा तो कुछ पूछा ही नहीं, मैंने तो पूछा है फाइंड द सम
of x coordinates of the points on this curve such that tangent at these points passes from the point 2 comma minus 2. y इक्वल टू तो कुछ आना ही नहीं, अब की बार को इक्वेशन थोड़ी पूछी है कि इक्वल टू आएगा कुछ, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स कुछ और पूछा है अब की बार। चलो मैं करूं सॉल्व, मैं करूं या और टाइम चाहिए? फोर बाई थ्री नहीं, गड़बड़ है। चलो 3-4 मिनट का टाइम ले लिया आप लोगों ने, मैं चैट को ऑफ करने जा रहा हूं क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं। ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन ध्यान से देखना, जो जो लोग लिख रहे हैं लिखना बंद कर दो, ध्यान दो इस तरफ। क्या कह रहा है कि इस पॉइंट पे कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे जहां पर खींची गई टेंजेंट 2 कॉमा माइनस 2 से पास होगी। इस कर्व पे कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे जहां पर खींची गई टेंजेंट्स 2 कॉमा माइनस 2 से पास होगी। इन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम पूछा हुआ है। पहले तो बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो, जल्दी से। ऐसी टेंजेंट्स जो 2 कॉमा माइनस 2 से पास हो रही हो, उन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम पूछा है। जल्दी से बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, फिर मैं आगे बढ़ूं। यस, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो मैं क्या करूंगा मैं एक काम करता हूं ना यार, जब जब इस टाइप का क्वेश्चन हो जहां मुझे पॉइंट पता नहीं है, तो पैरामीट्रिक पॉइंट लेना बड़ा आसान रहता है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल एक बन जाता है। तो पैरामीट्रिक पॉइंट क्या लूं मैं? क्यों ना मैं एक्स को टी ले लूं ताकि वाई की वैल्यू टी क्यूब माइनस 3t आ जाए। कितना सिंपल हो गया। ऐसा करने पर स्लोप निकालना यानी कि dy बाई डी निकालना इक्वल टू एफ डैश टी अपॉन जी डैश टी बड़ा आसान हो जाएगा। एफ डैश टी कितना आ रहा है? इसका डिफरेंशिएशन जो कि आ रहा है 3t स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाई इसका डिफरेंशिएशन जो कि आ रहा है 1, यानी स्लोप आया 3 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, स्लोप आ गया। अब मुझे टेंजेंट निकालनी है। देखो ये कर्व था सपोज, और ये पॉइंट मैंने अज्यूम किया था t कॉमा टी क्यूब माइनस 3t। इसी पॉइंट पे मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहा हूं, और उस टेंजेंट की इक्वेशन को मैं इस पॉइंट यानी कि 2 कॉमा माइनस 2 से पास करा दूंगा, तो t में इक्वेशन आ जाएगी। निकालो टेंजेंट की इक्वेशन। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y क्या है, सॉरी y1 क्या है? y1 है टी क्यू माइनस 3t, टी क्यू माइनस 3t इज इक्वल टू m क्या है? m है 3 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन यानी कि x माइनस टी। इसको अपन पास करा देते हैं 2 कॉमा माइनस 2 से, जगह कम पड़ेगी। अगली स्लाइड एक ऐड कर लेते हैं फटाफट से। तो मेरे पास था y माइनस टी क्यूब माइनस 3t, वाई माइनस टी क्यूब प्लस 3t इज इक्वल टू 3 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस टी। इसको पास कराना है कहाँ से? इसको पास कराना है 2 कॉमा माइनस 2 से। पुट कर दो, y को माइनस 2 पुट किया, माइनस टी क्यूब प्लस 3t, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 और x की जगह डाला मैंने 2, तो बन गया 2 माइनस टी। आ गई ना t में इक्वेशन? t में इक्वेशन आ गई, यानी t की बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। देखते हैं जरा, सॉल्व करते हैं। तो ये बना माइनस 2 माइनस टी क्यूब प्लस 3t इज इक्वल टू 2 इंटू मल्टीप्लाई किया तो ये बना 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब माइनस 2 प्लस टी विच इज इक्वल टू, ये 2 नहीं है, ये 3 है,
ये 3 है, 3 तो बन गया ये 6t² माइनस 3t³ माइनस 6 प्लस 3t। लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में है -2 माइनस t³ प्लस 3t। ले आते हैं ये -t³ और ये वाला मिलके बन गया 2t³। ठीक है जी, और 3t और 3t तो कैंसिल हो गया, ये -6t² बन गया, -6t², ये -6 और ये वाला -2 मिलके बन गया +4 इज इक्वल टू 0। यानी कि 2 बाहर निकाल दूं तो बन गया t³ माइनस 3t² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्यूबिक बन गई है, क्यूबिक बन गई है, तो इसके मुझे फैक्टर सोच सोच के निकालने पड़ेंगे। t इक्वल टू 1 इसका एक रूट आ रहा ना, यानी कि मैं t-1 फैक्टर क्रिएट कर लेता हूं, या t-1 को मैं 3 बार लिख लेता हूं, t-1 t-1 t-1। t³ बनाने के लिए t² से मल्टीप्लाई, यहां से आया -t², मुझे चाहिए -3t², तो मैं यहां पर -2t का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो -2t² माइनस 3t² आ गया प्लस 2t, तो यहां पर +2 का मल्टीप्लाई, -2 का मल्टीप्लाई, सॉरी, यहां पर -2 का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। फैक्टर हुए t-1 इंटू t² माइनस 2t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक तो t की वैल्यू 1 आई और 2 रूट यहां से और आएंगे t2 और t3। t1 की वैल्यू एक तो 1 आ रही है और 2 कोई और गंदे से रूट आ रहे हैं t2 और t3। t की वैल्यूज निकालनी नहीं है सारी। क्यों नहीं निकालनी है? क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, यानी कि ये सपोज t1 पॉइंट था और ये वाला कोई t2 पॉइंट था, और कोई ऐसा एक पॉइंट और, तीसरा एक पॉइंट और आ रहा है t3, जहां पर टेंजेंट खींची गई वो भी 2, -2 से पास कर रही है। कह रहा है कि आप तो t1 प्लस t2 प्लस t3 निकाल दो। तो t1 तो 1 आया, और इस इक्वेशन में अगर मैं देखूंगा तो t2 प्लस t3 कितना आ रहा है, -b/a, यानी 2 के बराबर आ रहा है। तो t1 प्लस t2 प्लस t3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 के बराबर आ रही है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। थोड़ा सा लंबा जरूर है क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारी बातें सीखने की है इसमें। अगर समझ में नहीं आया हो तो रिकॉर्डिंग जरूर एक बार दोबारा देखना, क्योंकि इस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा तो आगे की कुछ चीजें छूट जाएंगी। क्या तुम चाहते हो आगे की चीजें छूटे? उनको छोड़ने की बजाय इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना, अगर समझ में नहीं आया तो। समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया, क्लियर, प्रांशु को क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन। और बाकी बच्चों को जल्दी बताओ। पैरामीट्रिक फॉर्म एक बार और, कैन यू एक्सप्लेन फ्रॉम द लास्ट इक्वेशन? क्लियर। चलो मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं, दोबारा एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो क्यूबिक के फैक्टर करना, तुम तो ये कह रहे हो कि सर क्यूबिक के फैक्टर करना सिखा दो, वो मैं नहीं सिखाऊंगा यार। तुम्हें अगर नहीं आता फैक्टर करने तो t-1 से डिवाइड कर लेना पूरे को, तो आपके फैक्टर निकल जाएंगे, जो कि आप छोटी क्लासों में करते आए हो। ठीक है, क्यूबिक के फैक्टर करने वाला एक पार्ट एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। जो बात तुम्हें समझ में हो सकता है ना आई हो, वो ये है कि पहली बात तो ये कि इस कर्व पे कोई पॉइंट x1 y1 मानने की बजाय मैंने पैरामीट्रिक पॉइंट मान लिया, क्योंकि x1 और y1 में 2 पैरामीटर आ रहे हैं, 2 वेरिएबल आ रहे हैं, x1 भी y1 भी। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके x को मैंने t मान लिया। तो x को t मान रहा हूं तो y कितना आ रहा है, y आ रहा है t³ माइनस 3t, यानी कोई जनरल पॉइंट मैंने t,t³ माइनस 3t मान लिया। ये तो हो गया तुम्हारे डाउट का जवाब, जो कह रहा था कि पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे आई। x को t मान लिया, y की वैल्यू निकाल ली, तो पैरामीट्रिक पॉइंट आ गया। दूसरी बात ये थी कि बहुत सारे पॉइंट a, b और c, इस कर्व में 3 पॉइंट ऐसे हैं, तीनों पे टेंजेंट खींचने पर वो सारी की सारी टेंजेंट इस पॉइंट यानी कि 2, -2 से पास हो रही है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन तीनों पॉइंट a, b और c, तीनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट्स का सम बता दो। तो x कोऑर्डिनेट का सम यानी t1 प्लस t2 प्लस t3 बता दो। देखो ना पॉइंट क्या है, t, t³ माइनस 3t है, यानी x कोऑर्डिनेट तो t है, तो पहले का x कोऑर्डिनेट t1 है, दूसरे का t2 है, तीसरे का t3 है। तो मुझे t1 प्लस t2 प्लस t3 निकालना है। एक तो t1 की वैल्यू 1 आ गई, दूसरा इसको सॉल्व करने की बजाय मैंने डायरेक्टली t2 प्लस t3 निकाल लिया, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। t2 प्लस t3 2 के बराबर आ गया। हाँ, लेकिन एक बात यहां पे देखनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट बचा है, इसके रूट्स रियल भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं।
कल को इसके रूट्स रियल नहीं आ रहे होते तो फिर एक ही पॉइंट ऐसा बनता, कौन सा, t1 इक्वल टू 1 वाला। उस केस में आंसर 1 ही आता। पर इसके रूट्स रियल आ रहे हैं, देखो डी पॉजिटिव आ रहा है, रूट्स रियल आ रहे हैं, तो वहां से मैंने t2 प्लस t3 भी निकाल लिया और अल्टीमेटली t1 प्लस t2 प्लस t3 की वैल्यू निकाल ली। एक बार और एक्सप्लेन कर दिया है मैंने तुम्हारे कहने पर, समझा ना तू। बोलो भैया, बढ़े आगे। चैट को मैंने कर दिया, जल्दी से बताओ, आगे बढ़े। क्लियर, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑन दिस कर्व। फिर से कह रहा हूं, ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं उनको घर पे जाके दोबारा एक बार करके देख लेना, हाथ से निकाल के देख लेना, उससे थ्योरी भी कवर हो जाएगी। और क्वेश्चंस में क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस टू द कर्व। कर्व है x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। ऐसा कोई कर्व है, उस कर्व पे कोई एक जनरल टेंजेंट खींची गई है, वो जनरल टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में कितनी लेंथ काट रही है, ये निकालना है। निकालो फटाफट से। धीरे चल रहे हो, अभी और बहुत सारा पढ़ना है अपन को, धीरे चल रहे हो यार, 1 घंटा निकल गया है। डबल ए या सिर्फ ए? हाँ, सिर्फ ए आएगा। गुड 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 गुड। चलो ध्यान देना भैया, क्वेश्चन समझ में आया ना, कि ये कोई कर्व दे रखा है, उस कर्व के किसी भी जनरल पॉइंट पे, थीटा पॉइंट पे टेंजेंट खींचो, वो टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में कितना टुकड़ा बना रही है, उसकी लेंथ कितनी है, वो निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेता हूं, उसमें y को 0 पुट करके ये वाला पॉइंट निकाल लेता हूं और x को 0 पुट करके ये वाला पॉइंट निकाल लेता हूं और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लूंगा। यानी सबसे पहले मुझे टेंजेंट की इक्वेशन ही निकालनी है, यानी उससे पहले मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, जो कि f डैश थीटा अपॉन g डैश थीटा। तो y वाला डिफ्रेंशिएट किया तो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई x वाले को डिफ्रेंशिएट किया तो ये -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा आ रहा होगा। कट कुटा के वैल्यू आई माइनस का टेन थीटा। ठीक, तो टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस ए साइन क्यूब थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन थीटा इंटू एक्स माइनस ए कॉस क्यूब थीटा। x को 0 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, x को 0 पुट किया तो y आया a साइन क्यूब थीटा प्लस a कॉस क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा। टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में कन्वर्ट किया तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बन गया और एक साइन थीटा बन गया। तो a साइन थीटा अगर मैंने बाहर निकाल दिया तो अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही तो बच जाएगा, यानी y तो बड़े आराम से a साइन थीटा आ गया। यानी एक पॉइंट आ गया मेरे पास 0, a साइन थीटा। समझ रहे हो कि ना समझ रहे हो मेरे भाइयों? कौन सा वाला पॉइंट, जहां पर वो टेंजेंट y एक्सिस को कट कर रही होगी। अगली बार मैं क्या करता हूं, अगली बार मैं y को 0 पुट कर देता हूं
तो x की वैल्यू आ जाएगी a cos थीटा, ये आपको निकालना है खुद से। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि जो कर्व था उस पे अगर कहीं भी कोई टेंजेंट खींचोगे तो वो x एक्सिस को तो a cos थीटा कॉमा 0 पे काट रही है और y एक्सिस को 0 कॉमा a sin थीटा पे काट रही है। बच्चे को दिख रहा होगा कि इसकी जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो a के बराबर ही तो आने वाली है। अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लेंथ a के बराबर आने वाली, कांस्टेंट आएगी। इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींच दो, दोनों एक्सिस के बीच में उसकी लेंथ हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी a के बराबर। इंटरेस्टिंग सवाल था, बोलो बोलो बोलो। सिर्फ दीपांशु का ठीक निकला था, बाकियों का निकला नहीं शायद। क्लियर हुआ तो आगे बढ़े, जल्दी बताना भैया। MAASRY, नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो भैया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 करो जरा जल्दी से। हाँ, यस 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 यस, अब कुछ समझ में आने लगा है तुम्हें, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन थोड़ा और इंटरेस्टिंग आ गया था, गुड गुड। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको कोई पैरामीट्रिक पॉइंट लेना हो तो जैसे पहले वाले में x को t लिया था तो x को t पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, t की पावर 3/2 आ रही है। मजा नहीं आ रहा है तो एक काम करो ना, x को क्यों ना मैं t स्क्वायर ले लूं। तो x को जब मैं t स्क्वायर डालूंगा तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू t की पावर 6 बन जाएगा, यानी कि y की वैल्यू t क्यूब आ जाएगी। तो पैरामीट्रिक पॉइंट t स्क्वायर कॉमा t क्यूब ले लो, काम आसान हो जाएगा। अगर लेना पड़े तो, पता नहीं लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा, वो तुम्हारे ऊपर है। अगर लेना पड़े पैरामीट्रिक पॉइंट y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब पे तो क्या ले लेना, t स्क्वायर कॉमा t क्यूब ले लेना। बहुत सारे तरह तरह के क्वेश्चन करवा दिए आज मैंने टेंजेंट एंड नॉर्मल पे। अब भी अगर जे मेंस में कुछ टेंजेंट नॉर्मल पे सवाल आए और तुमने गड़बड़ कर दिया तो पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। दीपांशु का कुछ आंसर आया है, मैं भी कुछ बोलूंगा नहीं, बाकी बच्चे भी ट्राई कर रहे होंगे। नहीं, बाकी बच्चों को ट्राई करने तो। तान्या का भी सही आ गया, दीपांशु का भी सही आ गया, 2 बच्चों का सही आ गया। मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टेंजेंट एट P मीट्स द कर्व अगेन एट ए पॉइंट Q। क्या कहा था मैंने, ऐसी लैंग्वेज दिखे तो ऐसा ग्राफ बना लेना। P पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट अगेन Q पे मीट कर रही है। P पॉइंट को x1 y1 ना मानकर मैं t1 स्क्वायर कॉमा t1 क्यूब मान लेता हूं और Q पॉइंट को x2 y2 ना मानकर मैं t2 स्क्वायर कॉमा t2 क्यूब मान लेता हूं। फिर एक बात मैंने बताई थी कि P पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है, y का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर डिवाइड बाई x का डिफरेंशिएशन 2t। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है 3t बाई 2, लेकिन ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू t1 पे निकालनी है, P पॉइंट पे। तो t1 पे अगर निकाली तो ये आ गया 3t1 बाई 2, टेंजेंट का स्लोप आ गया। और अब मैं स्लोप ऑफ PQ लाइन निकालूं तो आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ए क्यू माइनस बी क्यूब, ध्यान है क्या, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फायदा क्या हुआ, t2 माइनस t1 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब क्या 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 रिलेशन क्या लगाऊं कि ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों बराबर हैं, क्योंकि एक बार मैंने डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाला है, एक बार मैंने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके स्लोप निकाला है। दोनों सेम ही तो आने चाहिए, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो 3t1 बाई 2 शुड बी इक्वल टू
T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। देख लो भैया, यही तो आ रहा था, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2, और एक तरफ था 3T1 बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बना है 3T1 स्क्वायर प्लस 3T1 T2 इज इक्वल टू 2T1 स्क्वायर प्लस 2T2 स्क्वायर प्लस 2T1 T2। एक तरफ ले आओ 2T1 T2, एक तरफ लेके आया तो 3 और 2 बन गया T1 स्क्वायर, और ये वाला बन गया प्लस में T1 T2, और ये वाला आ गया माइनस में 2T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर हो रहे हैं ये T1 प्लस T2 इंटू T1 माइनस 2T2, शायद माइनस 2T1 स्क्वायर माइनस, नहीं यहाँ पे माइनस और वहाँ पे प्लस आएगा। ये वाला माइनस का आएगा, ये वाला माइनस का, और ये वाला प्लस का। चेक करो, माइनस 2T1 स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक तो है। तो दिस इज इक्वल टू 0। तो दो रिलेशन आ रहे हैं, एक तो T1 इक्वल टू T2 और एक T1 प्लस 2T2 इज इक्वल टू 0। T1 इक्वल टू T2 तो हो ही नहीं सकता ना, दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। ये P पॉइंट अलग है, Q पॉइंट अलग है। T1 T2 बराबर हो गया तो दोनों सेम पॉइंट आ जाएंगे ना। T1 इज इक्वल टू T2 रिजेक्ट हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, बचा T1 प्लस 2T2 इज इक्वल टू 0। रिलेशन तो आ गया मेरे पास। अब क्या कह रहा है सवाल में, स्लोप ऑफ OP डिवाइड बाय स्लोप ऑफ OQ। ये रहा O यानी ओरिजिन, तो OP का स्लोप अगर निकालूंगा, स्लोप ऑफ OP y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये तो T1 के बराबर आ रहा है। उसी तरह से स्लोप ऑफ OQ निकालूंगा तो T2 के बराबर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया T1 अपॉन T2 निकाल के बता दो। T1 अपॉन T2 तो बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि -2 के बराबर आएगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन बहुत सारी कंसेप्चुअल बातें इसमें एक्सप्लेन हो गई है एक साथ। समझा ना तू? बोलो 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 बोलो। टाइम इंप्रूव हुआ है सर आपसे पढ़कर, बहुत बढ़िया। मुझे खुशी है इस बात की कि तुम इंप्रूवमेंट कर रहे हो, इसी तरह से इंप्रूवमेंट करते रहो, बहुत बढ़िया। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बातों को समझना कि हाँ मैं क्या क्या गलतियां क्या गड़बड़ियां कर रहा हूं, उनको इंप्रूवमेंट करता जाऊं तो काम सारा सही होता जाएगा। समझे कि ना समझे, जल्दी बोलो, आगे बढ़ना है, अभी बहुत सारी चीजें और पढ़नी है हमें। T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू -2 आ रहा है। क्वेश्चन वही वाला था जो मैंने आपको थ्योरी में एक्सप्लेन किया था। टेंजेंट एट ए पॉइंट P मीट्स द कर्व अगेन एट ए पॉइंट Q, तो कुछ कुछ निकालने का बोला था, वो रिलेशन मैंने यूज किया है। एक बार मैंने स्लोप डिफरेंशिएट करके निकाला है, एक बार मैंने स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके निकाला है। बाकी बच्चे सो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, दोपहर में खाना वाना खाकर नींद आ रही है बच्चों को। हो गया हो गया हो गया, लिखा करो यार, जल्दी लिखा करो। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ना कि हाँ तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हारा आंसर निकल रहा है। अगर तुम्हारा आंसर नहीं निकलेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर आसान क्वेश्चन दूंगा, फिर तुम्हें मजा नहीं आएगा। तुम जल्दी जल्दी आंसर निकालोगे, मैं और अच्छे क्वेश्चन दूंगा। यस सर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। एंगल बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व्स अगर इंटरसेक्ट कर रहे हो किसी पॉइंट x1 y1 पर, तो उनके बीच का एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कर्व पे टेंजेंट और दूसरे कर्व पे टेंजेंट, उनके बीच का एंगल निकालना पड़ेगा। टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना है, तो टेंजेंट के बीच का एंगल निकालने के लिए मुझे टेंजेंट का स्लोप चाहिए। सपोज इसका स्लोप m1 है और लाल वाली का स्लोप m2 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला है। हाँ, m1 निकलेगा कैसे, डिफरेंशिएट करके। कहां पर, x1 y1 पे। m2 कैसे निकलेगा, ये भी डिफरेंशिएट करके निकलेगा। कहां पर, x1 y1 पे। x1 y1 कौन है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि हमें जरूरत पड़ सकती है कि दोनों कर्व एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो पॉइंट अगर मिल जाएगा तो उस पॉइंट पे पहले कर्व का स्लोप और उसी पॉइंट पे दूसरे कर्व का स्लोप निकालकर उन दोनों के बीच का एंगल निकाल लूंगा। चलो दूसरी बात, चलो वो आगे करेंगे, फटाफट से मुझे निकाल के दिखा दो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दूस टू कर्व्स एट देयर इंटरसेक्शन पॉइंट अदर देन द ओरिजिन। मजा आ गया सर, मुझे मजा तब आएगा जब तुम सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ निकाल के दिखाओगे, तब मुझे मजा आएगा। टाइम की कमी है, थोड़ा जल्दी करो।
एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू कर्व्स निकाल दो। मैंने बता दिया उसके लिए पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा। हाँ 10 में आ सकता है। tan इनवर्स 3/5 करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या कहा मैंने? पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 0,0 आ रहा दिख रहा है ना, दोनों पैराबोला 0,0 से पास हो रहे हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालूं? y की वैल्यू निकाल लेता हूं। पहले से y की वैल्यू है x² दूसरे से y की वैल्यू है √4x² कर दो तो x की पावर 4 अपॉन ये 2 की पावर 4 है, स्क्वायर करने पर 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 4x। तो x³ इज इक्वल टू 2 की पावर 12 यानी x इज इक्वल टू 2 की पावर 4 यानी कि 16। x को 16 डालता हूं तो y की वैल्यू 8 आ रही है। ठीक है, तो पॉइंट मिल गया मुझे 16,8। बहुत बढ़िया, पॉइंट मिल गया। तो पहले को डिफरेंशिएट कर लेता हूं। यहां से इसको डिफरेंशिएट किया तो 2x इज इक्वल टू 32y डैश यानी कि y डैश की वैल्यू आई x अपॉन 16 यानी कि पहले की वैल्यू तो 1 आ गई। ये कौन है? ये m1 की वैल्यू है 1। दूसरा ये x अपॉन 16 को 1 कैसे बना दिया सर? मेरे भाइयों 16,8 पर स्लोप निकाल रहा हूं, पहले करूंगा। दूसरे को डिफरेंशिएट करूं तो आ रहा है 2y डैश इज इक्वल टू 4। तो y डैश की वैल्यू आ रही है 2 अपॉन y की वैल्यू डाली मैंने 8 तो ये बन गया 1/4 यानी m2 मेरे पास आ गया 1/4। क्या कर रहे हो सर? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अरे मेरे भाई, पहले मैंने निकाला उनका इंटरसेक्शन पॉइंट, फिर निकाला मैंने पहले को डिफरेंशिएट करके पहले की टेंजेंट का स्लोप, दूसरे को डिफरेंशिएट करके दूसरे की टेंजेंट का स्लोप, और इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल निकालने वाला हूं मैं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड करके। ये तो निकाल ही लोगे। 3/5 आ रहा होगा यानी थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 3/5। बहुत आसान सवाल है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताना, जल्दी से बताना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी 2-4 चीजें पढ़नी है हमें और। बाकी बच्चों, हाँ नेक्स्ट चलो, ये इसको तो तुम होमवर्क में करना क्योंकि मुझे अब डिस्कस करना है ऑर्थोगोनल कर्व। ये क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क में करना। ऑर्थोगोनल कर्व क्या होते हैं? इफ द एंगल बिटवीन टू कर्व्स एट ईच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्व्स। हर पॉइंट पे, हर इंटरसेक्शन पॉइंट पे उनका एंगल अगर 90 डिग्री आ रहा हो तो ऑर्थोगोनल कर्व कहलाएंगे। जानते हो ये बात? जानते हो तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं फटाफट से। These two curves intersect orthogonally, then find the value of A। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। जब बात इंटरसेक्शन की कर दी है तो चांसेस है कि उनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना पड़ेगा, और उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे m1 m2 को -1 कर दूंगा। वन बाई थ्री करेक्ट आंसर। दीपांशु ने करेक्ट आंसर निकाला, बहुत बढ़िया दीपांशु। बाकी लोग बाकी लोग बाकी लोग बाकी लोग जल्दी 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 जल्दी। बाकी लोग मुझे लग रहा है टाइम पास कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं कि सर आप तो सॉल्व करोगे ही, मैं देख लूंगा और देख के मुझे समझ में आ जाएगा। देख के आज तक किसी को समझ में ना आया भैया, समझ में तो खुद सॉल्व करके ही आता है।
एपी ने भी सही आंसर निकाल लिया, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं ज़रा, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली कर रहे हैं, तो सपोज x1 y1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पहले से रिलेशन आ रहा है y1 इज इक्वल टू 1 माइनस ए एक्स वन स्क्वायर, और दूसरे रिलेशन आ रहा है y1 इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर। दोनों को इक्वल कर दूं तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए एक्स वन स्क्वायर। कोई ज़्यादा मजे वाली बात मेरे को लग नहीं रही इससे, चलो छोड़ देते हैं इसको। दूसरा मैं डिफ्रेंशिएट करके m1 और m2 निकाल लेता हूँ। पहले को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो y1, या y1 मत बोलो, उसको y डैश बोल दो। y डैश की वैल्यू आ रही है माइनस टू ए एक्स x1 y1 पर, और दूसरे को डिफ्रेंशिएट करूं तो वहां से y डैश आ रहा है 2x1। m1 m2 शुड बी इक्वल टू -1, दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करके -1, यानी कि माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो आ रहा है 4ax1 स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यानी कि 4ax1 स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई। तो एक काम करते हैं अपन, ax1 स्क्वायर की वैल्यू 1/4 डाल देते हैं। कहां पर? यहां पर। उससे क्या होगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, यानी कि 3/4 आ जाएगा। तो x1 स्क्वायर की वैल्यू अगर 3/4 आई है तो a निकालना है ना। ठीक है, x1 की वैल्यू आ गई तो x1 की वैल्यू यहां पे डाल देते हैं वापस। तो क्या बन जाएगा, a इंटू x1 स्क्वायर की जगह डाल दिया मैंने 3/4 इज इक्वल टू 1/4, a की वैल्यू आ गई 1/3। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, बोलना भैया, समझा ना तू? हाँ निकल गया, कई बच्चों का निकल गया। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये भी एक रेक्टेंगुलर, सॉरी हाँ है दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन एक तो एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर टाइप वाला है, एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर टाइप वाला है। इसको करना है आपको होमवर्क में, प्रूव करना है कि दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनल आएंगे, क्योंकि अभी अपन को डिस्कस करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड सब टेंजेंट। मुझे जल्दी से चैट में लिख के बता दो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड सब टेंजेंट का फॉर्मूला डिराइव करके दिखाऊं या डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं, आपको आता है क्या ऑलरेडी। हाउ m1 m2 इक्वल टू -1। देखो दो कर्व अगर ऑर्थोगोनल हैं तो पहले की टेंजेंट का स्लोप m1, दूसरे की टेंजेंट का स्लोप m2 ऑर्थोगोनल है, यानी 90 डिग्री है। तो m1 m2 इक्वल टू -1 किया है, समझ गए। नहीं आता तो देख लो जरा। P पॉइंट पर नहीं आता है तो ध्यान से देखना, मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं। इस कर्व के P पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचूं, सपोज टेंजेंट का स्लोप m है, वो तो निकालना बड़ा आसान है। कैसे निकालूंगा मैं, dy/dx की वैल्यू निकाल लूंगा एट द पॉइंट x1 y1। और ये वाला एंगल अगर सपोज थीटा है, यानी कि tan थीटा की वैल्यू हमें पता है जो कि m के बराबर है। ठीक है, जो pt लेंथ है, p पे टेंजेंट खींची, x एक्सिस को काटा कहां पर, t पर, तो जो pt लेंथ है, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो देखो ये डिस्टेंस y1 है क्या, ये वाला डिस्टेंस y1 है क्या, बिल्कुल है। ये पॉइंट x1 y1 है तो हाइट y1 हो गई। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ रहा है y1 अपॉन pt, यानी कि pt की वैल्यू आ रही है y1 कोसेक थीटा, विच इज इक्वल टू y1 कोसेक थीटा को मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया। दिस इज इक्वल टू y1 अंडर रूट 1 प्लस tan थीटा मुझे पता था, तो कॉट थीटा की वैल्यू 1 अपॉन m स्क्वायर आ गई। यहां से निकल जाएगी लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो y1 चाहिए यानी उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट चाहिए, और एक m यानी उस पॉइंट पे टेंजेंट के स्लोप की वैल्यू चाहिए। बोलो समझ गए कि ना समझे, जल्दी बताना, आगे बढ़ते हैं। फिर कैसे निकाली लेंथ ऑफ टेंजेंट, समझ गए। जल्दी, जिन्होंने कहा था नहीं आता उनके लिए मैंने ड्राइव किया, जल्दी एक्सप्लेन, जल्दी बताना, समझ में आया नहीं आया। MJ DK MA आ गया, बहुत बढ़िया। तो जो PT था वो कहलाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, और ये जो TM है, TM ये कहलाती है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो इसी ट्राइंगल में आप tan थीटा बना लो तो TM की वैल्यू भी आराम से निकल जाएगी, जो मैंने यहां पर लिस्ट डाउन कर दी है। TM इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और PT इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। देखो यहां पर मैंने m के रूप में निकाला था, इसने उसको f डैश ऑफ x1 बोल दिया, बात तो सेम ही है, डिफरेंशिएट करके स्लोप ही तो निकाल रहे हैं अपन। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इस तरह से निकल जाएगी।
इन द सेम वे पी पे अगर मैं नॉर्मल खींचूं तो जो पी एन है, पी एन डिस्टेंस, ये कहलाता है नॉर्मल, और जो एम एन डिस्टेंस है वो कहलाता है सब नॉर्मल। अब सर इनकी लेंथ कैसे निकालूं? ध्यान से देखना, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला 90, तो ये वाला 90 माइनस थीटा, पूरा इतना इतना ये 90 माइनस थीटा, पूरा एंगल 90 है। देखो ये वाला एंगल 90 है, ये वाला 90 है, जिसमें से इतना 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा हो गया। तो अब की बार सिर्फ इस ट्राइंगल में देख लेना आप, इस ट्राइंगल में ये ब्लू वाले ट्राइंगल में अगर देखोगे तो यहां पे आपको थीटा दिखेगा, ये डिस्टेंस y1 दिखेगा, ये p, ये n और ये m। तो एक डिस्टेंस और एक एंगल पता है, यानी पी एन की वैल्यू निकल जाएगी विच इज लेंथ ऑफ नॉर्मल, और सिमिलरली एम एन की वैल्यू भी निकल जाएगी विच इज लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये y1 वन इंटू एफ डैश एक्स वन आ जाएगा, ये y1 इंटू अंडर रूट वन प्लस एफ डैश एक्स वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। बोलो 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 बोलो, लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड सब नॉर्मल भी समझ में आया कि नहीं आया? निकाल के देख लेना एक बार। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूले अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, भूल जाओ तो डिराइव करने में हार्डली 10 से 20 सेकंड लगेंगे, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए ये फॉर्मूले एक बार खुद से डिराइव करके देख लेना। समझा मैंने दिया है कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लगानी है और कुछ भी नहीं है, समझ गए? तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व एट द पॉइंट थीटा इज इक्वल टू π/2। लेंथ ऑफ नॉर्मल ये रहा, लेंथ ऑफ नॉर्मल y1 अंडर रूट 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। तो एक तो y1 चाहिए और एक dy/dx चाहिए, जल्दी से निकाल दो। सॉरी, a√2 दैट इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, फटाफट से अपन dy/dx की वैल्यू निकालते हैं। तो y वाले को डिफ्रेंशिएट किया तो शायद a साइन थीटा आ रहा है, x वाले को डिफ्रेंशिएट किया तो a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा है, और थीटा की वैल्यू π/2 डाल दूं तो शायद dy/dx की वैल्यू तो 1 ही आ रही है। और y1 कितना है? y1 है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यहां पर भी थीटा की वैल्यू π/2 डाल दूं तो y1 की वैल्यू a आ रही है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, y1 की जगह तो a डाल दिया, अंडर रूट 1 प्लस dy/dx की जगह 1 डाल दिया, वैल्यू आ गई a√2। कितना आसान था, √2a। कई बच्चों का आ गया, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा टाइम कम है इसलिए ये वाले क्वेश्चन भी मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आपको निकालनी है लेंथ ऑफ टेंजेंट फॉर दिस कर्व, ठीक है। बात करते हैं रेट मेजरमेंट की। रेट मेजरमेंट का ये वाला क्वेश्चन जे मेंस में आ रखा है, जरा मुझे इसका आंसर निकाल के बता दो, ABCD में से कौन सा वाला आंसर आ रहा है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। देखते हैं जरा रेट मेजरमेंट आपको क्लियर है कि नहीं है, ताकि कंप्लीट हो जाए, ये रेट मेजरमेंट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैंने पिछला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया है। करो 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 करो।
बी बी बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक बॉल है जिसके ऊपर आइस की लेयरिंग है, तो आइस जो है वो पिघल रही है, यानी कि हमें डीवी बाई डी टी दे रखा है। तो डीवी बाई डी टी निकालने के लिए मैं पहले क्या करूं, पहले मैं लिख लेता हूं कि v क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। डिफ्रेंशिएट करूं तो डीवी बाई डी टी आता कितना है, ये आता है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। ये स्टेप अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा क्वेश्चन बड़ा आराम से हो जाएगा। तुम्हारे जवाब से लग रहा है कि ये क्वेश्चन तुम्हें, ये स्टेप तुम्हें समझ में आता है कि दोनों तरफ मैंने दोनों तरफ टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है। तो आर क्यू को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो पहले तो 3r² आएगा इंटू डी आर बाई डी टी और आएगा। इसमें से डीवी बाई डी टी मुझे दे रखा है कितना, 50 सेंटीमीटर पर मिनट, 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। एक बहुत 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 ही ज्यादा काम की बात बता रहा हूं मैं। रेट मेजरमेंट का क्वेश्चन अगर आ गया देन टेक केयर ऑफ, जानते हो किसका टेक केयर करना पड़ेगा, यूनिट्स का टेक केयर करना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो डीवी बाई डी टी मुझे दे रखा है डिक्रीजिंग, यानी कि मुझे -50 दे रखा है। दिस इज इक्वल टू 4 पाई। अब आर स्क्वायर कितना ले, आर स्क्वायर देखो थिकनेस तो है 5 के बराबर, और जो बॉल है उसकी रेडियस है 10 के बराबर, यानी आर 15 हो गया, यानी कि यहां बन जाएगा 15 का स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी मुझे निकालना ही है। डी आर बाई डी टी दिख रहा है आपको कि नेगेटिव वैल्यू आने वाली, क्यों, क्योंकि आर भी तो कम होता जाएगा। देन द रेट एट विच द थिकनेस ऑफ आइस डिक्रीजेज, तो डिक्रीजेज में ही उसने अपने आप बता दिया कि कम हो रही है। किस रेट से कम हो रही है, सॉल्व कर लेना। डी आर बाई डी टी की वैल्यू 1/18 पाई सेंटीमीटर पर मिनट, बड़े आराम से आ जाएगी। रेट मेजरमेंट में अगर सवाल आ गया जेईई मेंस में तो बहुत ही आसान होगा। ठीक, चलो रेट मेजरमेंट कर लिया है। अप्रोक्सीमेशन जेईई में आज तक पूछा नहीं गया है, ना ही पूछा जाना चाहिए। अगर पूछा भी जाए तो एनसीईआरटी लेवल का सवाल आएगा। आई होप अप्रोक्सीमेशन वाला या जो एरर वाला क्वेश्चन होता है वो आप कर लोगे। और मैंने क्रैश कोर्स में भी उसका एक एग्जांपल कराया था, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल था वो, कि छोटी सी एरर अगर आपने रेडियस मेजरमेंट में कर दी तो वॉल्यूम में कितनी बड़ी एरर आ सकती है। बोलो, रेट मेजरमेंट, टेंजेंट नॉर्मल और अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन पर अगर दिक्कत हो तो फटाफट से क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं, या आपको आता है अप्रोक्सीमेशन जैसा एनसीईआरटी में, मेंस में आज तक पूछा नहीं गया है। जल्दी से मेरी बात का जवाब दे दो तो मैं आगे बढ़ूं, कि या तो मैं तुम्हें अप्रोक्सीमेशन पढ़ाऊं या तुम कहो कि सर हमें अप्रोक्सीमेशन आता है, तो मैं आज का लेक्चर खत्म करता हूं। एक क्वेश्चन, चलो करो जरा ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन से पहले मैं आपको थ्योरी बता देता हूं। सिर्फ एक फंडा लगाना है कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई इनटू चेंज इन एक्स, इतना सा ही फंडा लगाना है, इससे सारे सवाल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर विद एरर ऑफ 0.03 सेंटीमीटर, यानी आर अगर 9 सेंटीमीटर है तो डेल्टा आर की वैल्यू 0.03 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरर इन इट्स वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है। क्या कहा मैंने कि डेल्टा वाई अगर निकालना हो तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स निकाल देना। तो डेल्टा वी अगर निकालना है तो मैं डी वी बाई डी आर इंटू डेल्टा आर कर दूं, मेरा काम चल जाएगा ना। डी वी बाई डी आर कहां से आएगा, फॉर्मूले से आएगा। फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर है तो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। डी वी बाई डी आर निकाल दो तो वो शायद 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा होगा। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो तो डेल्टा वी इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर विच इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर विच इज 0.03। तो ये बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर कितना 81 मल्टीप्लाइड बाई 0.03, वैल्यू निकल के आ जाएगी 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कुछ नहीं करना है, बस इतना सा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से ये तो आपको समझना पड़ेगा ना कि डेल्टा वाई अब की बार क्या है, वो डेल्टा वी है। वी में कितना चेंज आएगा, डी वाई बाई डी एक्स यानी डी वी बाई डी आर। क्यों, क्योंकि आर चेंज हो रहा है तो वी कितना चेंज होगा। इसी फॉर्मूले में बस सारी वैल्यूज पुट करी मैंने और कुछ भी नहीं किया है, बहुत सिंपल है। बोलो समझ गए कि ना समझे। अरे ये इसका आंसर निकाला यार 9.72 क्यों करा है, इन सबको मल्टीप्लाई किया है, 4 को 81 को 0.03 को मल्टीप्लाई किया है, आंसर बताया मैंने डायरेक्टली।
कैलकुलेशन का टाइम नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्टली आंसर बता दिया है आपको। पर्पस मेरा कैलकुलेशन करना थोड़ी है, पर्पस ये समझाना है। क्या समझाना? कि अप्रोक्सीमेशन का सवाल आ गया तो सिर्फ एकमात्र इस फॉर्मूले से आपका काम चल जाएगा। डिफरेंशिएट किया ना यार, ये रहा देखो, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, तो dv बाई डी आर यानी r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। समझ गए क्या? सर क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल इज लाइक ए प्रो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। हाँ समझ गए समझ गए, गुड गुड गुड। तो आज का लेक्चर अपना पूरा हुआ। टेंजेंट एंड नॉर्मल की सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, क्वेश्चन में किस किस तरह की लैंग्वेज दे सकती है, सारी पॉसिबिलिटीज कवर कर लिया अपन ने। रेट मेजरमेंट में किस तरह क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन से सारी चीजें समझ में आ गई। अप्रोक्सीमेशन में चांसेस कम है, अप्रोक्सीमेशन पे सवाल आने के चांसेस कम है, लेकिन बता दिया मैंने कि एक ही फॉर्मूला है, उसी सारे काम हो जाएंगे। क्लियर? मुझे बड़ा मजा आया आज के लेक्चर में, क्योंकि आप लोगों ने आज एक्यूरेसी बहुत अच्छी दिखाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के भी, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस के भी आपने अच्छे आंसर दिए हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। शाम को मिलते हैं 7 बजे। आज अपनी जो क्लास है वो है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्रैश कोर्स। एक लेक्चर में अपन सारी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर कर लेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेल डन बॉयज, वेल डन, कीप इट अप। इसी तरह से मेहनत करते रहो, इसी तरह से अपनी एक्यूरेसी भी काम करते रहो, इसी तरह से अपनी स्पीड भी काम करते रहो। आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ओके, बाय बाय, सी यू इन द इवनिंग एट 7 o'clock।